नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे सौरभ मुखर्जी जी द्वारा दिए गए टॉप 2 आईटी स्टॉक्स के बारे में। उससे पहले कि हम लोग वीडियो में चले, पहले हम लोग बता दें कि हम लोग इस वीडियो में पहले सौरभ मुखर्जी जी का क्या परसेप्शन है आईटी सेक्टर के बारे में इंडिया का, उस पर डिस्कशन कुछ करेंगे और फिर कुछ फंडामेंटल एनालिसिस करके लास्ट में हम लोग टेक्निकल एनालिसिस देखेंगे कि कैसे हम लोग को चार्ट पे एंट्री मिलेगा। तो ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है दोस्तों, इसलिए वीडियो के अंत तक बने रहिए। सौरभ मुखर्जी जी के बारे में हम लोग जानते हैं कि एक बहुत ही रिनॉन इन्वेस्टर हैं और उनका फेमस बुक है कॉफी कैन इन्वेस्टिंग के बारे में, और बहुत सारा मार्सेलस इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो भी वो मैनेज करते हैं। तो रिटेलर्स को हमेशा वो अच्छे सीख देते हैं। इससे मैं भी बहुत कुछ सीखता हूँ और चाहता हूँ कि जो हमारे हिंदी के दर्शक हैं वो सीखे, क्योंकि उनका मोस्ट ऑफ द इंटरव्यू इंग्लिश में होता है, इसलिए हम लैंग्वेज को सिंप्लीफाई करने के लिए उनका वीडियो बनाते हैं। तो पहला उनका परसेप्शन है कि हम लोग को ऐसे आईटी सेक्टर के स्टॉक चुनने हैं जो कि डोमिनेंट मोनोपोलीज अपने बिजनेस में होल्ड करते हैं। सौरभ मुखर्जी जी का पहला ही क्राइटेरिया बोलता है कि हमको वैसा स्टॉक में एंट्री लेना है जिसमें बिजनेस में मोनोपोली हो। और सेकंड, वो उन्होंने इंडिया के आईटी सेक्टर के बारे में बताया कि ज़्यादातर जो आईटी कंपनीज हैं वो क्या है, यहाँ के सबऑर्डिनेट्स हैं बड़े बड़े टेक जायंट्स के, जैसे माइक्रोसॉफ्ट, अल्फाबेट, गूगल और भी अमेजॉन, फेसबुक, ये सब के सबऑर्डिनेट की तरह इंडिया में वर्क करते हैं, उनके ही प्रोजेक्ट्स को हैंडल करते हैं। इसलिए उन्होंने बोला कि हम आईटी सेक्टर में ज़्यादा निवेश नहीं करते हैं। इसका मेन रीज़न उन्होंने ये दिया। और ये भी पूछा गया उनसे कि इतना मार्केट रैली आईटी सेक्टर में हम लोग को बूम देखने को मिला, बहुत ही आईटी स्टॉक बहुत ही ज़्यादा ग्रो किए पिछले 1 ईयर में, फिर भी आपके पोर्टफोलियो में इतने कम आईटी स्टॉक्स क्यों हैं? तो उन्होंने यही रीज़न दिया कि हम मार्केट रैली के बारे में हम लोग ज़्यादा नहीं सोचते हैं, और इंडिया के आईटी कंपनीज के बारे में उनका ये भी परसेप्शन है कि ज़्यादातर प्रोडक्ट्स वो बाहर के ही टेक्नोलॉजी पे उनका बेस्ड रहता है, और बड़े बड़े टेक जायंट्स का वो प्रोजेक्ट सिर्फ हैंडल करते हैं और उसी को पूरा करके वो देते हैं। इनका अपना कोई प्रोडक्ट या सर्विसेज ये खुद से जनरेट या बनाते नहीं हैं। तो पहले के लिए तो ये सही बात था, लेकिन अब हम लोग देख रहे हैं दोस्तों कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और भी बहुत सारा आईटी सेक्टर में हम लोग क्लाउड कंप्यूटिंग, बहुत सारा चीज़ में अब हमारे आईटी सेक्टर भी आर&डी पे बहुत ही ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो ये कहना बिल्कुल ही सही नहीं होगा कि इंडियन आईटी कंपनीज अब अपना नया प्रोडक्ट नहीं लॉन्च कर रही है। विद ड्यू रिस्पेक्ट टू सौरभ मुखर्जी जी, मैं उनके इस बात से डिसएग्री करता हूँ कि पूरा आईटी सेक्टर सिर्फ यूएस डिपेंडेंट है या वेस्ट डिपेंडेंट है, ऐसा हम लोग जनरलाइज नहीं कर सकते हैं। इसलिए आईटी कंपनीज, और हम लोग देख रहे हैं इंडिया का आईटी कंपनीज और फार्मा कंपनी दोनों ही फ्यूचर में बहुत ही ज़्यादा ग्रो करने वाला है। तो एकदम हम लोग को ये नहीं सोचना है कि आईटी कंपनी सबऑर्डिनेट ही है वेस्ट का। तो हम लोग चल के अब देखते हैं दोनों स्टॉक्स के बारे में। और पहला कंपनी जो सौरभ मुखर्जी जी के ऑफशोर पोर्टफोलियो से लिया गया है वो है टीसीएस। टीसीएस देश की सबसे बड़ी आईटी कंपनी है और हम लोग जानते हैं टाटा का एक फ्लैगशिप कंपनी है। तो टाटा ग्रुप का बैकिंग है, तो बहुत ही शानदार कंपनी है और वर्ल्ड का लार्जेस्ट बिजनेसेस में भी इसका गिनती है और वन ऑफ द टॉप 5 कंपनीज में इंडिया का भी आता है। तो उन्होंने ये रीज़न दिया है कि इसका फ्री कैश फ्लो हर साल बहुत ही अच्छी मार्जिन से कंपाउंड होता है। यही रीज़न है कि टीसीएस उनके पोर्टफोलियो में है, और टीसीएस हम लोग भी जानते हैं बहुत ही सेफ एंड सिक्योर लो बीटा स्टॉक है, तो हम लोग को भी अपने पोर्टफोलियो में शामिल करना चाहिए। और अब हम लोग कुछ टीसीएस की की पॉइंट्स देख लेते हैं। तो मार्केट कैपिटलाइजेशन की बात करें तो लगभग 12 लाख करोड़ से अबव का मार्केट कैपिटलाइजेशन इसका है, और स्टॉक का पी 34.3 है, जो कि स्लाइटली ऑन द हाईयर साइड बोल सकते हैं, लेकिन उतना ज़्यादा भी नहीं है क्योंकि हम लोग पिछले 1 ईयर से बहुत ही ज़्यादा बुल रन देख रहे हैं। तो पी थोड़ा सा हाई हो सकता है, लेकिन ग्रोथ बहुत ही अच्छा है कंपनी में, स्टेडी ग्रोथ है, तो हम लोग को इसमें डरने वाली कोई बात नहीं है। और जो खास बनाती है कंपनी को वो है इसका रिटर्न ऑन कैपिटल, लगभग 49% के करीब है, जो कि बहुत ही शानदार है अपने आप में। और आरओई की बात करें तो 39%। और एक और नोट करने वाली बात है, डिविडेंड यील्ड भी 1.12% का देता है टीसीएस, और हम लोग जानते हैं बोनस इशू भी टीसीएस करते रहता है। तो ओवरऑल एक पावर पैक कंपनी है, तो हम लोग को निवेश से हिचकिचाना नहीं चाहिए टीसीएस में। अगला स्टॉक जो सौरभ मुखर्जी जी के पोर्टफोलियो से लिया गया है दोस्तों वो है Naukri.com, हम लोग शॉर्ट में जानते हैं, या इन्फो एज।
इसके बारे में हम लोग बात करें तो ऑनलाइन रिक्रूटमेंट के लिए इसका ब्रांड है naukri.com, जो कि वन ऑफ द लार्जेस्ट या मोनोपोलिस्टिक हम लोग बोल सकते हैं। सौरभ मुखर्जी जी का पोर्टफोलियो का एक खासियत रहता है कि वो बिजनेस में मोनोपोलिस ढूंढते हैं। जहाँ पे उनको मोनोपोलिस मिलेगा वहीं वो ज़्यादा इन्वेस्ट करना पसंद करते हैं। ये बात हम लोग को नोट करने वाला है। तो हम लोग जानते हैं naukri.com का कंपटीटर उसके तुलना में बहुत ही छोटा है या कम है, और हम लोग जानते हैं 99 एकर्स ऑनलाइन रियल एस्टेट के में भी लीडर है, और जीवनसाथी.com ऑनलाइन मैट्रिमोनियल में भी है, और शिक्षा.com भी इसका ऑनलाइन एजुकेशन सर्विसेज है। तो ओवरऑल एक मोनोपोलिस्टिक बिजनेस है। अभी इंडिया में इसका दूर दूर तक कोई टक्कर में नहीं है। तो हम लोग को naukri.com में भी निवेश का सोचना चाहिए। और एक और खास बात हम लोग बता देते हैं कि इन्फो एज का जो मालिकाना है, जिनके प्रोमोटर्स हैं, उनका स्टेक जोमेटो कंपनी में भी है, और जोमेटो में भी अच्छा खासा लगभग 15% के करीब इसका हिस्सेदारी है। तो ओवरऑल ऑनलाइन मार्केट में इन्फो एज का बहुत ही ज़्यादा प्रेजेंस है इंडिया में। और बात करें हम लोग naukri.com या इन्फो एज की मार्केट कैपिटलाइजेशन की, तो 78,000 करोड़ को क्रॉस कर चुका है, और स्टॉक का पी लगभग 106 है, जो कि स्लाइटली ऑन द हायर साइड है। लेकिन हम लोग जानते हैं कंपनी में बहुत ही अच्छा खासा ग्रोथ है, तो इंडिया में उतना पी मैटर नहीं करता है, बस चार्ट पे हम लोग को मौका मिलना चाहिए। लेकिन ROCE और ROE बहुत ही पुअर है दोस्तों, क्योंकि हम एक बात और भी बताना आप लोग को चाहते हैं कि जितना भी ऑनलाइन जायंट्स, टेक जायंट्स हैं, वो क्या है कि शुरुआत में एक्सपेंसेस इनका बहुत ही ज़्यादा होता है, क्योंकि एडवर्टीजमेंट पे बहुत ही ज़्यादा खर्चा करते हैं लोग। जैसे हम लोग देखे होंगे जोमेटो अभी लिस्ट हुआ था हाल में, कंपनी लॉस में चल रहा है, लेकिन कंपनी एक डुअलिस्टिक बिजनेस में है जहाँ पे सिर्फ जोमेटो और स्विगी ही है। तो शुरुआत में टेक कंपनीज थोड़ा सा लैग करता है, लॉसेस में होता है, लेकिन जैसे ही अपना एक्सपेंसेस को ये लोग कम करेंगे वैसे ही कंपनी प्रॉफिटेबल हो जाएगी, और naukri.com अभी प्रॉफिटेबल। और अब हम लोग आ चुके हैं दोस्तों जीरोधा के अपने चार्टिंग प्लेटफॉर्म पे, और हम लोग TCS का चार्ट को एनालाइज करके देखते हैं। ये तो आपको सब ही कोई बता सकता है कि ये स्टॉक खरीद लीजिए, वो स्टॉक ले लीजिए, लेकिन आपको कोई नहीं बताएगा कैसे परफेक्ट एंट्री लेना है, कैसे परफेक्ट प्रॉफिट बुक करना है, और कैसे हम लोग को एवरेजिंग करना है। तो इसलिए हम लोग अभी पहले हम लोग चार्ट को एनालाइज करना सीखते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, बेसिकली 3 हम लोग इंडिकेटर्स लगाते हैं। एक है 20 का मूविंग एवरेज, जो कि आपको ब्लू लाइन शो कर रहा होगा, और एक है 200 डेज का मूविंग एवरेज, जो कि आपको पिंक लाइन शो कर रहा होगा। दोनों मूविंग एवरेज सिंपल मूविंग एवरेज है, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज नहीं है। इतना बात का हम लोग को ध्यान रखना। और जो हॉरिजॉन्टल्स लाइन हम लोग को दिख रहा है दोस्तों, वो पिवट लाइंस है। पिवट लाइन बेसिकली सपोर्ट या रेजिस्टेंस बताता है। अगर प्राइस अपवर्ड मूवमेंट करेगा तो प्राइस को रेजिस्टेंस देता है पिवट लाइन, अगर प्राइस डाउनवर्ड मूवमेंट करेगा तो पिवट लाइन सपोर्ट देता है। इतना तक क्लियर है। तीनों इंडिकेटर्स आप लोग स्टडी सेक्शन में जाकर लगा सकते हैं। तो हम लोग बात करेंगे हम लोग को कब बाई करना है। तो जो हमारे पुराने व्यूअर्स हैं वो तो जानते होंगे कि हम लोग बेस्ट कब बाई करते हैं, जब 200 डेज के मूविंग एवरेज से प्राइस बहुत ही ज़्यादा नीचे चले। वैसे सिचुएशन में अगर बाई कीजिएगा तो आपको बहुत ही बड़ा अप मूव मिलेगा और आप बहुत ही अच्छा खासा प्रॉफिट में रहिएगा। लेकिन हम लोग बात करें अभी फिलहाल TCS में हम लोग बहुत दिनों से गिरावट देख रहे हैं, तो इसका क्या रीज़न है। तो हम लोग देख रहे हैं 200 डेज का लाइन ये है और प्राइस यहाँ पे चल रहा है, बहुत ही बड़ा स्पेस है, तो प्रॉफिट बुकिंग आएगा और प्राइस नीचे आएगा। तो इसीलिए हम लोग कब बाई करते हैं, प्राइस 200 डेज के मूविंग एवरेज से करीब से ऊपर जाता है वैसे सिचुएशन में हम लोग बाई करते हैं। और हम लोग बहुत ही ज़्यादा दूर चला जाए तो कुछ हम लोग को प्रॉफिट भी बुक कर लेना चाहिए। जैसे इतना डिस्टेंस हो गया तो मान लीजिए 10 TCS का स्टॉक है तो आप 3-4 क्वांटिटीज अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। और इससे क्या होगा कि जैसे ही नीचे आएगा 200 डेज के पास फिर से आप उसमें एंट्री ले सकते हैं। ऐसा हम लोग को सिखाया जाता है कि ऊपर आता है प्राइस ऊपर ही रह जाता है और कभी हम लोग को एंट्री का मौका नहीं मिलेगा। वो गिने चुने स्टॉक्स में हम लोग को ऐसा देखने को मिलता है, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ द स्टॉक हम लोग को फिर से बाइंग रेंज में आता है और हम लोग बाई कर सकते हैं। इसीलिए हम लोग 200 डेज से बहुत ही ज़्यादा दूर चला जाए दोस्तों तो ऐसे सिचुएशन में प्राइस करेक्शन करता है और फिर से जब 200 डेज के पास आता है तो वो फिर से ऊपर जाने की कोशिश करता है अगर अच्छा खासा बुल रन में है। अगर बुल रन में नहीं है तो प्राइस नीचे भी आ जाता है। तो ये मेथड हम लोग अगर लगाते हैं तो हम लोग को अच्छा खासा प्रॉफिट रिटर्न जितना मिल रहा है किसी भी स्टॉक में उससे हम लोग को 5 to 10% ईजिली ज़्यादा मिल जाएगा। तो बहुत ही पावरफुल मेथड है, इसको आप लोग यूज़ कीजिए तो आपको अच्छा खासा फायदा मिलेगा। और एक और बात दोस्तों कि कभी भी हम लोग को डाउन ट्रेंड में एवरेजिंग नहीं करना चाहिए। जैसे मान लीजिए 200 डेज के मूविंग एवरेज से बहुत ही ज़्यादा दूर कोई यहाँ पे खरीद लिए
तो अब तो प्राइस करेक्शन करेगा, तो वो एक दिन का फॉल होता है, वैसे ही क्या करते हैं, फिर से कुछ बाई करते हैं, और फिर अगला दिन फॉल करता है, फिर कुछ बाई करते हैं, फिर अगला दिन फॉल किया, कुछ और बाई किए। ऐसे करते करते -20% उस पोर्टफोलियो में, उस स्टॉक में उनका चला जाएगा, और जो इतना गेन में वो बैठे थे वो गेन भी इरोड हो जाएगा। इसलिए कभी भी डाउन ट्रेंड में हम लोग को एवरेजिंग नहीं करना है। तो हम लोग को बाई ऑन डिप्स लगाना है दोस्तों, लेकिन बाई ऑन डिप्स हम लोग अप ट्रेंड में देखते हैं, डाउन ट्रेंड में कभी बाई ऑन डिप्स हम लोग नहीं लगाते हैं। पहला हम लोग को वेट करना है 200 डेज के मूविंग एवरेज से, प्राइस अगर नज़दीक से टर्न लेके ऊपर जाता है सपोर्ट लेके, तो हम लोग बाई करेंगे, और हम लोग अगर नीचे ब्रेक कर देता है 200 डेज का लाइन, तो हम लोग पिवट देखेंगे, और जिस पिवट पे सपोर्ट इसको मिलेगा वो वहाँ पे हम लोग और भी क्वांटिटीज बाई करेंगे। तो अभी टीसीएस 200 डेज के पास आने दीजिए, और यहाँ पे कुछ हैमर कैंडल बनता है, और फिर बड़ा सा एक ग्रीन कैंडल हम लोग को देखने को मिलता है। तो वैसे सिचुएशन में हम लोग फिर से अपना एंट्री ले सकते हैं, और अगर किन्हीं के पास पहले से है तो और भी अपना क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं। और हम लोग को कभी भी अप ट्रेंड में ही एवरेजिंग करना है। तो एवरेजिंग करने का तरीका होता है कि पहले तो 20 के लाइन को इंक्लाइंड हो जाने दीजिए, जनरली 45 डिग्री का एंगल बना लेने दीजिए, मतलब 30 डिग्री से 45 डिग्री को बुलिश रेंज माना जाता है, मतलब अब अप ट्रेंड चल रहा है। और हम लोग इनगल्फिंग खोजते जाएंगे। इनगल्फिंग बोलते हैं एक छोटा कैंडल, और बड़ा वाला बगल में जो रहेगा वो बड़ा वाला ग्रीन कैंडल होना चाहिए। तो हम लोग देखेंगे कि ऐसा फॉर्मेशन जहाँ पे हम लोग को दिखेगा, वहाँ हम लोग फिर से अपना एंट्री को और बढ़ाएंगे। हम लोग बेसिकली एसआईपी मेथड ही फॉलो करेंगे किसी भी स्टॉक में। तो छोटा वाला कैंडल किसी भी कलर का होगा, ग्रीन या रेड, उससे फर्क नहीं पड़ता है। तो हम लोग देखेंगे जैसे ही 20 की लाइन इंक्लाइंड हो जाए अपवर्ड डायरेक्शन में, तो हम लोग इनगल्फिंग खोजते जाएंगे दोस्तों, और हम लोग अपना क्वांटिटी को बढ़ाते जाएंगे। और हम लोग देखेंगे कि जैसे ही 200 डेज से मूविंग एवरेज से बहुत ही ज़्यादा दूर चला जाए, वैसे सिचुएशन में हम लोग कुछ प्रॉफिट बुक का सोचेंगे, ज़्यादा हम लोग एवरेजिंग नहीं करेंगे। तो ये मेथड बहुत ही पावरफुल है, आप लोग इस पे वर्क कीजिए। और 200 डेज से बहुत ही ज़्यादा दूर चला जाए तो हम लोग कुछ प्रॉफिट बुक का भी सोचेंगे। तो ये हुआ टीसीएस की बात। अब हम लोग चलते हैं naukri.com का, देखते हैं चार्ट। और हम लोग naukri.com में बात करें तो 200 डेज का लाइन ये था, प्राइस हमारा यहाँ चल रहा था, और इस हॉरिजॉन्टल लाइन पे इसको बहुत ही ज़्यादा रेजिस्टेंस फेस करना पड़ा। तो इस कारण से हम लोग देख रहे हैं पिछले कुछ दिनों से naukri.com में लगातार गिरावट हम लोग को देखने को मिल रही है। तो इसका यही रीज़न है, FIIs DIIs इसमें प्रॉफिट बुक कर रहे हैं, और रिटेलर्स तो बैठे रहते हैं तो उनको लॉस होता है। इसीलिए हम लोग प्राइस 200 डेज से बहुत ही ज़्यादा दूर चला जाए तो कुछ क्वांटिटी प्रॉफिट बुक कीजिए। हर म्यूचुअल फंड वाले और बड़े इन्वेस्टर करते हैं, इसको हम लोग कंप्लीटली एग्जिट करने के लिए नहीं बोलते हैं, लेकिन कुछ स्टेक कम करना बहुत ही ज़रूरी होता है अगर हैवी बुल रन है किसी स्टॉक में। तो देखिएगा 200 डेज के पास आता है और फिर से ऊपर चला जाता है, तो कितना अच्छा बाइंग अपॉर्चुनिटी था। यहाँ पे अगर कोई बाई करते तो कितना अप ट्रेंड आप उठा सकते थे फ़ायदा। तो यही मेथड बहुत ही ज़्यादा होता है दोस्तों। देखिए यहाँ पे बहुत ही लंबा कंसोलिडेशन था और फिर ब्रेकआउट ऊपर की तरफ हम लोग को देखने को मिला। तो और भी टेक्निकल एनालिसिस सीखना है तो हमारे प्लेलिस्ट में बहुत सारा वीडियोस है, पूरा कैंडलस्टिक पैटर्न का भी वीडियो हम लोग बना चुके हैं, तो आप लोग चेकआउट कर सकते हैं। और 200 डेज के पास आता है तो प्राइस एक्शन शो करता ही है हमेशा, चाहे तो यहाँ से टर्न लेके ऊपर चला जाएगा, नहीं तो नीचे आ जाएगा। अगर हम लोग यहाँ पे एंट्री ले लेंगे तो बहुत ही बड़ा फ़ायदा हम लोग उठा सकते हैं। तो इसलिए इस मेथड पे वर्क कीजिए। और वीडियो आपको कैसा लगा, वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। चलिए, थैंक यू।